Hello and welcome again to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए मैं एक जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो है रिगार्डिंग वेरियस डाउट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच नीड्स टू बी अपलोडेड। जो बच्चे 2021 का जो पीजीटी का इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उन लोगों को ये मौका मिले कि उनको इंटरव्यू देना संभव हो पाए, तो उनके बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं और मैंने उन सवालों के काफ़ी जवाब भी दिए हैं। लेकिन उस जवाबों को देने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनसे बहुत सारी गलती हो गई है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो मैं आज उनके सारे सवालों के जवाब यूपी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसी के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे सवालों को लेके वो कंफ्यूज्ड हैं कि हमसे ये गलती हो गई या हमारे 10th में हमारी गड़बड़ हो गई है या 12th में गड़बड़ हो गई है या कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो मैं वो आज आपको जो आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनसे फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई या उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है या ओएमआर शीट में मिस्टेक कर दी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वो सारी जानकारी जो है वो आज के सेशन में आपसे मैं डिस्कस करूँगा और कोई उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट जो हैं वो आज के सेशन से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो कुछ इसके आपके सामने में ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें एक जगह साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण निर्देश में सेकंड पॉइंट, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वो धारण करते हों। यानी कि जब आपने फॉर्म भरा होगा और फॉर्म भरते वक्त जब आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली होगी तो ये आयोग आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब आपने फॉर्म भरा तो आपने ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली कि हाँ आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या उसमें एज होगी, क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है, आपका मास्टर्स के सब्जेक्ट में होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि आपको पता है। इसलिए साफ साफ आयोग ने पहले ही लिख दिया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। ये आपने दिख रहा होगा आपको, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन, इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो इन्होंने लिखा है साफ साफ आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है चयन के किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थ तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि साफ साफ बता रहा है कि चयन के किसी भी चरण, यानी कि चयन का चरण से मतलब है कि जब फॉर्म भरने से लेके रिटन एग्ज़ाम होने से तक और रिटन एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू देने तक, ये सारे चरण होते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई भी एग्ज़ाम शुरू होता है तो वो शुरू हो जाता है आपके फॉर्म भरने से। तो कहीं भी कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में आपका अभ्यर्थी जो है तत्काल निरस्त कर दी जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि सब चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो अभ्यर्थी की है। यानी कि आपको अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त या ओएमआर में कोई गलती हो गई है तो उसमें अब कोई चेंजेस का कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अब मैं एक चीज़ आपके सामने और बता देता हूँ। बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं आरक्षण को लेके कि सर हम ओबीसी के हैं, हम एससी एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और कुछ अदर स्टेट्स के भी बच्चे हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए पॉइंट 1 का जो 7 पार्ट है, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उसका तो हमें मालूम ही है कि वो 10% का गवर्नमेंट ने रखा है। और कोई भी आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य होगा। अगर आप कोई भी आरक्षण क्लेम कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी का या किसी ईडब्ल्यूएस का, तो उसके लिए यू हैव टू बी दी पार्ट ऑफ और यू हैव टू बी द नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना मान्य है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, मैं एक चीज़ और आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि
हाँ, जैसे कि बच्चों ने बताया कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपने पिता का नाम गलत कर दिया, या हमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, या हमने अपने फादर का नाम नहीं सही से डाला, या हमने अपना एड्रेस गलत मेंशन कर दिया। तो देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने से हेतु पूर्ण निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि सारी डिटेल जो है आयोग ने वेबसाइट पर डाल दी थी, आप लोगों को उसे पढ़ के ध्यान से भरना चाहिए था फॉर्म। तो ये लिखा हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आपने कर ही लिया होगा। फिर हम बात करते हैं, ये सब प्रथम चरण का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। और द्वितीय चरण का भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये सब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तृतीय चरण, ये सब फॉर्म सबमिशन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये रिक्त पद की बात हो गई, आयु सीमा की बात आ गई। तो अगर किसी से डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ गई है या किसी की भी आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम है तो फिर वो दिक्कत होगी उसे आगे, ठीक है। उसके बाद अर्हता की तिथि यानी कि एलिजिबिलिटी जो भी आपकी बैठ रही है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, तो उसको क्या माना है इन्होंने कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी कि जब ऑनलाइन आपने अप्लाई किया तो उस ऑनलाइन अप्लाई करने वाली डेट जो है उसी डेट पे आपके पास सारी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आप कोई बीएड क्लेम कर रहे हैं तो बीएड उस डेट तक आपका हो चुका हो, या पीएचडी आपकी अवार्ड हो चुकी हो, या एमएड आपका हो चुका हो, ठीक है। और कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट या आप क्लेम कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उस डेट से तक का हो, उससे पहले का हो, उसके बाद का वो नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई। बाकी शैक्षिक योग्यता के बारे में उन्होंने बता ही रखा है पहले से। और आरक्षण की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे आरक्षण को लेके पूछ रहे हैं, तो किसी भी आरक्षण का लाभ, ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। देखिए 8 पॉइंट में जो पहला पॉइंट दे रखा है, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। तो आपका कोई भी डाउट अगर आरक्षण को लेके है तो मैं पहले ही बता दूं कि वो आरक्षण जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए ही मान्य है। ओके, और रही बात कैटेगरी की, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसित अधियाचनों के अनुसार है। तो वो जो भी सीट्स आई हैं वो कॉलेज की तरफ से ही आई हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई, थोड़ा सा आरक्षण के बारे में मैंने बताया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिखा था जो मैं आपको इसमें बता दूँ। ये परीक्षा केंद्र, भर्ती प्रक्रिया, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस करी ली है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया में जो लिखित परीक्षा है 85% मार्क्स जो पेपर आया था 425 नंबर का, तो वो 85% मार्क्स कैरी करता है पूरे एग्ज़ाम का। 10% जो है वो इंटरव्यू के हैं, यानी कि 50 नंबर जो है वो इंटरव्यू के हैं। उसमें मैंने पहले ही सारी चीज़ें अपनी एक वीडियो में बता रखी हैं कि सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको 4% अंक यानी कि 20 नंबर होंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% यानी कि 15 नंबर, और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक, ये मैं पहले ही अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये टोटल 50 नंबर हैं। ओके बात। उसके बाद बच्चों ने पूछा कि सर पीएचडी के कितने नंबर होंगे, बीएड एमएड के कितने नंबर होंगे। तो वो सारी चीज़ें देखिए आपके सामने क्लियरली लिखी हुई हैं कि 5% मार्क्स हैं वो विशेष योग्यताओं के आधार पर हैं। जैसे किसी का बीएड है या एमएड है या पीएचडी है, तो उसमें जो पीएचडी वाले हैं उनके 2% मार्क्स यानी कि 10 नंबर। अगर एमएड की आपके पास उपाधि है तो उसके भी 10 नंबर, और बीएड की उपाधि है तो उसका 1%, और किसी के पास बीएड एमएड दोनों है तो मिला के उसके जो है आपके लिखा है इसमें कि शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर एमएड है तो फिर उसके 10 नंबर ही उसको मिलेंगे, ये नहीं कि आपको 15 नंबर मिल जाए, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी अगर कोई राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसको आपके 1% यानी कि 5 नंबर। तो ये तो बात हो गई आपके। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण
अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरिट किस तरीके से बनेगी, जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो रिटन में जो क्वालिफाई करे जाएंगे तो उसकी मेरिट कैसे होगी, क्या उसमें बीएड के, एमएड के और पीएचडी के नंबर जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। तो अगर हम इस लाइन को पढ़ें जो साफ साफ लिखा हुआ है साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, तो उसमें लिखा है फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसमें कहीं ये नहीं दिया है कि वो वेटेज को जोड़ के बनाएंगे या पीएचडी या बीएड एमएड के नंबर। ये मेरे ख्याल से बाद में जब ये रिटन एग्ज़ाम होने के बाद जब फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें वहाँ पर आपके पीएचडी के और बीएड के उन सबके नंबर जोड़ने के बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ओके, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि चयन हेतु पैनल फ्रेश अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंकों के योग तथा तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक व सेवा आधारित अधिभार अंकों के योग, यानी कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब 500 नंबर का ही होगा, यानी कि टोटल जो बनेगा वो 500 मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का। उससे ज़्यादा जो है मार्क्स जो है काउंट नहीं होंगे। ओके, तो ये तो बात हुई आपके मेरिट लिस्ट की। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने मैंने एक जो दिखी थी मुझे, उसमें था कि जैसे ये देखिए 11वां पॉइंट है, 11 में थर्ड पॉइंट, किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत करें। यानी कि वही मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है एक तरीके का, वो किसी भी आपके सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी से बनवा कर आपको ले जाना होगा। ओके, एक चीज़ और, जैसे ये लिखा हुआ है 11 पॉइंट में 4th पॉइंट पे, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु ये बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर मेल जो है वो संगीत विषय में है तो और वो नेत्रहीन है तो वो किसी फीमेल वाले कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वैसे इन जनरल ये बात लागू नहीं होगी। ओके, और ये बात पहले ही आपसे फिल करा ली गई है कि कौन आपको बालक वर्ग में भरना है या बालिका वर्ग में भरना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हमने बालक वर्ग भरा था लेकिन हमने एग्जामिनेशन में बालिका वर्ग भर दिया, या भरना था बालिका वर्ग भर गया बालक वर्ग। तो देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पात्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त कर दी जाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि अभ्यर्थी को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है, अतएव अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। अभ्यर्थी यदि पूर्णता पात्र हों तभी ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा नहीं। तो ये चीज़ आपको पहले ही इंश्योर कर लेनी है कि आप जिस आवेदन को करने जा रहे हो क्या उसके लिए आप एलिजिबल हो भी या नहीं। और आपने कर दिया और अब बाद में आप उस पर कोई क्लेम कर रहे हो तो वो कोई आयोग आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद एक चीज़ और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मुझे दिखा था। हाँ, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे ख्याल से सारे सवालों का जवाब है आपके जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है ना 12 पॉइंट का पॉइंट 1, उसमें लिखा हुआ है किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, यानी कि आपने कोई भी गलत डेट ऑफ बर्थ दे दी या एड्रेस गलत दे दिया या फादर का नाम, मदर का नाम या अपने नाम में कोई गलती कर दी जिसको कि आप किसी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रूफ नहीं कर सकते, अथवा किसी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्धि होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने तथा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दी जाएगा। यानी कि कोई भी आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उसमें और वो प्रूफ नहीं कर पाए तो आपका जो है एप्लीकेशन वो बोर्ड निरस्त कर देगा। ठीक है, और आगे भी अगर आप किसी तरीके की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए जाते हो या कोई मतलब एक तरीके से रॉन्ग तरीका अपनाते हो एंट्री करने का, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको हटा दिया जाएगा। ओके, एक तो चीज़ ये हो गई। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भर दी है तो वो आपको बाद में प्रूफ करनी है। अगर आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तो आपका आवेदन जो है वो निरस्त हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कुछ जानकारी आपको आज के माध्यम से देने की कोशिश करी। उसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को लेके बच्चे बहुत सवाल कर रहे हैं। तो देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है
पॉइंट नंबर 12 सब पॉइंट 8 कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। यानी कि जो भी आपकी हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है वो ही मान्य होगी। आपने फॉर्म में अगर गलत भर दिया है तो वो भी आगे कैंसिल हो जाएगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। ये कल को आप कोई और सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाएं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, यही बात आप देखिए 12 पॉइंट में जो 12वां पॉइंट है विद इन ब्रैकेट 9, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जो मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके लिए उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आयोग आपको सूचित करेगा, तो उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हम बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता, ये प्रूव करने के लिए आपको अपनी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट और या आपकी कोई डिग्री है उसकी प्रमाणित मतलब अटेस्टेड प्रति कॉपी बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा तथा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। जब आप जाएंगे बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ प्रूफ करनी होगी। ओके, और ये बात उम्र के लिए जो बताई गई है ये भी देख लीजिए कि आपकी जो एज है वो जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त मेंशन की है तो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक होने पर आपका पहली बार तो फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। वहाँ पर जो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट हुआ है यानी कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाल दी है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको आज के सेशन में बताई। और हाँ, एक लास्ट ये है कि अभ्यर्थी के आप ये पॉइंट देख रहे हैं तेरा पॉइंट नंबर 13, अभ्यर्थी के अहर और अनहर होने के संबंध में चयन बोर्ड का निर्णय ही अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य इंकित करें। ओके, तो ये जो है साफ साफ लिख रखा है कि कोई भी आरक्षण जो है वो उत्तर प्रदेश के ही लोगों का एक्सेप्ट होगा। ओके, उसके बाद जो भी लोग EWS कैटेगरी में अप्लाई किए हैं और वो इसको क्लेम करना चाह रहे हैं तो वो ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र जो कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो, यानी कि जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर बना हो, किसी और फॉर्मेट पे ना बना हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके आज के सेशन में डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।